हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है 1000 प्लस क्वेश्चन एनालिसिस की। इसमें आपको मिलेंगे पीवाईक्यू, एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी एग्जाम से रिलेटेड, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सारे एग्जाम का हम लोग करते हैं एनालिसिस। इसी के साथ में हम लोग कुछ चीज़ों को ऐड भी करते जा रहे हैं, जैसे कि कुछ कोर्स जो होंगे जो कभी किसी एग्जाम में आए होंगे और आपको यूजीसी नेट में दोबारा भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक कोर्स मैंने लिया है, जून में पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि अरस्तु ने कोट्स कहा है कि एक राज्य का जो अस्तित्व होता है वो अच्छे जीवन के लिए होता है, ना कि केवल जीवन के लिए। यदि जीवन ही महत्वपूर्ण होता है तो दास और जानवर एक राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है उन्होंने राजा दास की और प्लस में मनुष्य की मतलब करके दिखाई थी कंपैरिजन कि कौन मतलब राज्य को डिफाइन करता है। तो आप ये याद रख सकते हैं अरस्तु को। और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको नोटिफिकेशन, क्विजेस, नोट्स और आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहती है, और इन्फॉर्मेशन अगर कोई इस एग्ज़ाम की आती है वो भी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और ये यूपीपीसीएस के पी का क्वेश्चन आया था, अभी 12 अक्टूबर को हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको ये देखना है कि किस हिसाब से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि आपको पता चले कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिवाइंड करके, कि घटनाओं को पूछा गया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि पूना पैक्ट कब हुआ, एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, गांधी इरविन पैक्ट और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना था। तो अगर अपना आंसर जैसे आपको पता चल रहा है तो अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते जाइए, या फिर अपने आप नोट्स करते जाइए कि आपने कितने सही किए इस सेट में से। और आपने पिछले सेट नहीं देखे तो आपको वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आइए देखते हैं कैसे। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये वाला जो है 3 नंबर का, ये आपका हुआ था 1931 में, मार्च 1930, ठीक है। ये समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य होता है, तत्कालीन भारत के वायसराय के, ठीक है, होते। और इसके परिणामस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। और बाद में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। तो अभी पूछा सकता है अगले एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कौन सा मतलब समझौता हुआ, तो गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके साथ में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद सितंबर दिसंबर 1931 में। और देखा जाए तो गांधी जी सेकंड कॉन्फ्रेंस में गए थे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में सिर्फ बी आर अम्बेडकर जी तीनों में गए हैं, ठीक है। लंदन में आयोजित इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक समूह और ब्रिटिश सरकार के बीच मतभेदों के कारण यह कोई महत्वपूर्ण ऐसा हुआ था कि इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, बट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट हो गया मार्च 1931, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है आपकी सितंबर से दिसंबर 1931। और हम लोग देखते हैं फिर पूना पैक्ट होता है आपका सितंबर 1932 में होता है। इसे पूना पैक्ट कहते हैं। ये किसके मत होता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मत। द रीजन बिहाइंड ऑफ सेपरेट जो इलेक्ट्रोड मिल रहा था उसके लिए, मतलब गांधी जी नहीं मान रहे थे। दलित वर्गों में अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता इस विषय पर हुआ। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्णय के प्रत्युत्तर में किया गया था। हुआ क्या था कि कम्युनल अवार्ड 1909 में मिला पहले मुसलमानों को, फिर 1919 में कुछ और चीज़ों को बढ़ा दिया, सिख वगैरह को बढ़ा दिया गया। तो देख रहे थे धीरे धीरे बंटवारा कर रहे थे, डिवाइडेशन एंड रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर। इस चीज़ के लिए गांधी जी विरुद्ध में जा रहे थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी सीटें उन्होंने रिजर्व करने को दी थी। इसके साथ में एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है मार्च अप्रैल 34 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। कमज़ोर पड़ चुका था, औपचारिक रूप से अप्रैल 1934 में से वापस ले लिया। तो आपको याद रखना है, सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, किस समय कौन समझौता हुआ और मूवमेंट्स कौन समय किस समय चले थे, ठीक है। इसके बाद मैंने एक क्रम में लगा दिया, आप इसको अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता मार्च 1931, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर दिसंबर 1931, पूना समझौता सितंबर 1932, आंदोलन की समाप्ति होती है 1934 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप देखिए, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी है, बिल्कुल आपको पता चलना चाहिए कि आपको पॉलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं आपको थोड़ा सा भी स्टेटमेंट घूमे और आपको पता है ये पेपर अभी हुआ है जस्ट, उसी से क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला है कि इन द नेशनल इंटरेस्ट द राज्यसभा कैन पास, देखिए कथन सही पूछे कि पहला आपको पढ़ना होता है स्टेटमेंट में ये। उसके बाद में पूछा है कि ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि आपका अखिल भारतीय सेवा के निर्माण में पूछा गया, ठीक है। आइए देखते हैं इसको क्या है इसमें। राष्ट्रीय हित में राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। यदि आपको पता है तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस मस्ट बी पास्ड बाय द राज्यसभा बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। क्या ऐसा है कि राज्यसभा द्वारा सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए?
तो ये दो स्टेटमेंट रहे, आपका आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी कि आपका एक सही है ओनली। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखिए एज पर आर्टिकल 312, ये आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है कि 312 में आपका दिया गया है 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले समर्थित प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवाओं जैसे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आदि का सृजन कर सकती है। ठीक है, गलत कैसे हुआ, इस प्रस्ताव के सदस्य 2/3 वो नहीं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ये आपको ध्यान रखना था, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको है कि पहला तो पूछा जा सकता है कि आर्टिकल कौन सा था 312, उसके बाद में राज्यसभा बना सकती, इसको पावर मिली हुई अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करने के लिए लोकसभा में नहीं है, जबकि ये राज्यसभा में स्पेशल पावर है, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना दोनों चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अरिस्टोटल टेंडेंसी टू स्टे क्लोज टू द ट्रेडिशन ऑफ हिज सोसाइटी इज ऑफ्टन प्रेजेंटेड एज अ मार्क ऑफ दिस। ये पूछा गया आपके 18 मई 2025 को एग्जाम में, और मैंने एचपीएससी का सर पेपर भी लिया है क्योंकि उसमें क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठीक थे, मतलब आपको लग रहा था कि नेट का ही सिलेबस उन्होंने दिया था और आपको उससे पता चलेगा क्वेश्चन की लेवल क्या क्या आपको बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें पूछा है कि अरस्तू ने जो अपने समाज की परंपराओं के करीब रहने की प्रवृत्ति को अक्सर मतलब कैसे देखते हैं, तो उनके दो हैं, रियलिज्म में देखते हैं, कंजर्वेटिज्म में। देखा जाए तो उन्होंने रियलिज्म भी देखा क्योंकि यथार्थवाद थे वो, और रूढ़िवादिता भी उनके अंदर दिखती है। ठीक है, तो ये दोनों आपके स्टेटमेंट हो जाएंगे सही बोध में। देखते हैं इसको। यथार्थवाद, अरस्तू ने राजनीति को आदर्शवादी कल्पनाओं जैसे प्लेटो ने के बजाय वास्तविकता में ध्यान दिया, क्योंकि जो प्लेटो करते थे वो काम क्या कर सकते थे, आदर्शवादी। ठीक है, अनुभव पर आधारित किया, उन्होंने समाज की वास्तविक व्यवस्थाओं और संविधान का अध्ययन भी किया है। उनका मानना था कि राजनीति को मानव स्वभाव और परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने 158 ग्रीक नगर राज्यों के संविधान का अध्ययन कर शासन प्रणालियों को व्यवहारिक विश्लेषण किया। ठीक है, तो रियलिस्टिक कौन होते हैं, जो रियलिक बात करें, मतलब यूटोपियन बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से पहला हो गया। दूसरा, रियलिज्म, अरिस्टोटल बिलीव दैट पॉलिटिकल थ्योरी शुड बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे होनी चाहिए, यानी कि अनुभवात्मक पे होनी चाहिए। एक्चुअली एग्जिस्ट इन सोसाइटी, क्या मतलब घट रहा है सोसाइटी में, नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में आदर्शवात्मक बातें नहीं। प्लेटो क्या करते तो हुई इमेजिन एन आइडियल स्टेट, उन्होंने पाया। अरिस्टोटल स्टडी द रियल कॉन्स्टिट्यूशन, रियल पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रैक्टिकल गवर्नेंस की उन्होंने बात की। ही एम्फेसाइज दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी इन हार्मनी विद द ह्यूमन नेचर एंड एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन के साथ होना चाहिए। इंस्टीड ऑफ प्रपोजिंग एटोपिया, he analyzed 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट इन अंडरस्टैंड हाउ गवर्नेंस एक्चुअली वर्क होती है। ठीक है, ये हो गया। उसका बताते हैं रूढ़िवादिता। देखिए दोनों मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बाइलिंगुअल कर रखा है, कहीं कहीं आपको हिंदी मिले कहीं इंग्लिश भी मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। वो परंपराओं संस्थाओं को महत्व देते हैं। उनका मानना था कि तेज या क्रांतिकारी बदलाव समाज को अस्थिर कर देते हैं, ये भी उनके बारे में सत्य होता था। और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे परिवर्तन होने चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि वो रूढ़िवादिता में भी हैं और आपके रियलिज्म में भी, दोनों चीज़ों में वो आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अरस्तू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपके अरस्तू के बारे में से और थोड़ा घुमा के पूछते, स्टेटमेंट पूछते या फैक्ट पूछते, तो आपको इस चीज़ से एनालिसिस हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। अगला क्वेश्चन है लॉक से, फॉर लॉक द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ पीस। लॉक के लिए जो प्रकृति की स्थिति शांति की स्थिति थी, आप जानते हैं लॉक की स्थिति क्या थी। और रीजन कहता है कि मनुष्य नैतिक सत्य की खोज करने और उनका पालन करने में सक्षम तर्कसंगत प्रणाली है। ये भी उसी एग्जाम का क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा ए। अगर आप लॉक को पढ़ा होगा, हॉब्स को पढ़ा होगा, रूसो, यानी कहते हैं हॉब्स लॉक रूसो को, तो हॉब्स नेगेटिव देखते हैं, आपके लॉक है पॉजिटिव देखते हैं, और रूसो भी नोबल सैवेज के रूप में देखते हैं। तो हमने जॉन लॉक का आंसर तो आपने देख लिया, बट इसके जॉन लॉक के बारे में थोड़ा मैंने ऐड किया है अदर चीज़ें भी, जिससे आपको आपकी नॉलेज एनहेंस हो सके इस वीडियो के साथ में। पहला आप देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर क्या कहता है। स्टेट ऑफ नेचर कहता है कि ह्यूमंस आर फ्री, इक्वल एंड रेशनल, यानी कि मनुष्य स्वतंत्र है, समान है, विवेकशील है। हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार, मतलब सॉरी जॉन लॉक के लोगों के प्राकृतिक अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अगर हम बताऊँ क्वेश्चन कैसे पूछा सकता, पहला पूछा जा सकता है कि व्यक्ति कैसा है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा है आपका कि कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार हैं। जो हॉब्स के विपरीत लॉक का मानना था कि प्रकृति युद्ध से भरी नहीं है बल्कि शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया क्या था, लोग अपनी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक अनुबंध के माध्यम से सरकार बनाते हैं, यदि सरकार विफल हो जाती है तो लोगों के विद्रोह करने का अधिकार हो जाता है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें होती हैं, मतलब दो बार होगा इनका कॉन्ट्रैक्ट जॉन लॉक का। पहले एक प्रकार से मतलब हम लोग सोसाइटी टाइप में बनाएंगे, जैसे कह सकते हैं सिविल सोसाइटी, या उसका वो ट्रस्ट के रूप में बनाएंगे, तो दो समझौते हों। अगर वापस होता भी है समझौता तो
पूरा नहीं होगा प्राकृतिक अवस्था में, एक सिंगल स्टेज वापस आएंगे, ठीक है। उसका लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। यही जॉन लॉक की खासियत बताती है कि मतलब अगर उदारवाद का स्टार्टिंग की जाए या फिर इस तरीके से मतलब संवैधानिक सरकार, तो लॉक ने एक संवैधानिक और सीमित सरकार का समर्थन किया, ना कि निरंकुश राजतंत्र का। सरकारी शक्ति शासकों की सहमति से आनी चाहिए, यानी जनता उसको करेगी। राइट टू प्रॉपर्टी का दिया, संपत्ति प्राकृतिक अधिकार के बारे में उन्होंने बात की। लोग जिस चीज़ में अपना श्रम मिला देते हैं उसके वो मालिक हो जाते हैं, ऐसा जॉन लॉक का मानना था। तो लिमिटेड गवर्नमेंट हो गई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जॉन लॉक के कंप्लीट। अब पूछते हैं अकॉर्डिंग टू हॉब्स फेलिसिटी मीन्स, हॉब्स के अनुसार सुख का अर्थ क्या होगा, ये पूछा गया है। ये एग्जाम में आया था 18 मई के, और इसमें जो आपका आंसर होगा वो प्लेजर होगा, ये वाला आंसर। अब प्लेजर इसमें ऐसा क्यों माना है, क्योंकि अधिकतर वहाँ के जो लोग थे अराजकता की स्थिति, अच्छे से सुख चाहते थे, तो इस तरीके से आप फेलिसिटी मान सकते हैं। हॉब्स का ये रहा होगा, ठीक है। अब हॉब्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कथन। थॉमस हॉब्स, जन्म रहा उनका 1588 से लेकर 1679, इंग्लैंड के रहने वाले थे, और उनका लेवियाथन सबसे फेमस वर्क 1651 में आया। देखते हैं प्रकृति क्या थी, स्टेट ऑफ नेचर क्या था। हॉब्स का मानना था कि प्रकृति की स्थिति में जीवन अकेला, देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश थोड़ा सा याद रख लेना, सोलिटरी, पुअर एंड नेस्टी। डायरेक्टली पूछ सकता है पोटेशन शॉर्ट कि हॉब्स की प्राकृतिक स्थिति क्या थी, तो यही सारी स्थिति आपको बतानी है अगर ऑप्शन में आए, ठीक है। लोग स्वार्थी और भय से प्रेरित होते हैं, मतलब पीपल आर सेल्फिश एंड ड्रिवन बाई फियर, कोई सुरक्षा या शांति नहीं होती, देयर इज नो सिक्योरिटी, और भी इसीलिए अनार्की फैल जाती है। उसका संप्रभु शक्ति की बात करते हैं, सोवरेन पावर होनी चाहिए। हॉब्स के अनुसार शासक की शक्ति पूर्ण होनी चाहिए, यानी एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करते हैं, इसी को ध्यान रखना आपको, एब्सोल्यूट संप्रभुता, ठीक है। लोगों को शासक का विरोध करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि जब वो वापस हो जाएंगे तो वो नहीं चाहता कि ऐसा बने कि रोज रोज वो चीज़ मतलब हर समय बिगड़ती रहे, तो एक ही बार पूरा फाइनल करना चाहता है। पीपल हैव नो राइट टू रिबेल अगेंस्ट द सोवरेन, और सशक्त राज्य या अराजकता को रोक सकता है, यानी ओनली ए स्ट्रांग स्टेट कैन प्रिवेंट अनार्की, यानी एक सशक्त मतलब एक ओवर लेवियाथन बनाएंगे जिससे सारी शक्तियां उसको दे दी जाएंगी, जिससे कि राज्य में सीमित मतलब समस्या ना क्रिएट हो। उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, लोग अपनी स्वतंत्रता छोड़कर एक शासक को शक्ति सौंपते हैं। पीपल गिव अप देयर फ्रीडम एंड ट्रांसफर पावर टू ए रूलर, अपनी सारी चीज़ें छोड़कर एक व्यक्ति को दे देते हैं। यह अनुबंध शांति और सुरक्षा के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। दस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी। एंड ह्यूमन नेचर आपका होता है, हॉब्स का दृष्टिकोण नकारात्मक था, एंड निगेटिव में वह मनुष्य को स्वार्थी और प्रतिस्पर्धी मानते थे, ठीक है। तो ह्यूमन आर सेल्फिश एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ह्यूमन नेचर हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सोवरेन पावर हो गया, स्टेट ऑफ नेचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ में आपके देखिए हॉब्स हो गया, एक लॉक हो गया। अब आता है रूसो का, विच इज ट्रू अबाउट द रूसो मैंस नेचर, रूसो मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या सत्य रहा है। स्टेट ऑफ वॉर, इंडिविजुअल्स लिव पीसफुली, या ह्यूमन बींग्स आर कैरेक्टराइज बाई सेल्फ लव। ये भी क्वेश्चन इसी एग्जाम का है, और 18 मई के HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको बताना था स्टेट ऑफ वॉर था, तो ये आपका हॉब्स का हो जाएगा, तो एक हमने हटा दिया इसमें, ठीक है। खत्म, इंडिया लिव्स पीसफुली या ह्यूमन बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ लव। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो व्यक्ति वे शांतिपूर्ण नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नोवेल सैवेज की, भद्र पुरुष, जिसे सिर्फ मतलब अपने आप से था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। सेल्फ लव यानी कि अमूर्त सोई, इसका ये ध्यान रखना आपको, ये भी पूछ सकता है आपको कि अमूर्त सोई किसे कहते हैं, सेल्फ लव को कहते हैं। मनुष्य में प्राकृतिक रूप से आत्म प्रेम होता है, ये स्वार्थ नहीं बल्कि जीवित रहने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद में जी रूसो को भी देख लेते हैं, इनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। इनकी प्रकृति की स्थिति कैसी थी, तो रूसो का मानना था मनुष्य स्वभाव से अच्छा और शांति प्रिय था। रूसो बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग आर नेचुरली गुड एंड पीसफुल, प्रकृति की स्थिति में लोग स्वतंत्र और समान थे, और यह युद्ध की नहीं बल्कि शांति और सरलता की स्थिति थी। तो इट वाज नॉट अ स्टेट ऑफ वॉर बट अ स्टेट ऑफ पीस एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है। उसका सेल्फ लव की बात करता है, मनुष्य में प्राकृतिक रूप से आत्म प्रेम होता है जो स्वार्थ नहीं बल्कि जीवित रहने की प्रकृति है, यानी ह्यूमन नेचुरली हैव सेल्फ लव विच इज नॉट सेल्फलेस बट अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। और अहंकार और प्रतिस्पर्धा बड़ी किसके, साइंस एंड आर्ट के यहाँ जाने से चीज़ बताते हैं कि उससे हमारी प्रतियोगिता बढ़ने लगी, चीज़ें इंक्रीज होने लगी इन द कॉम्पिटिशन लेवल। सोशल कॉन्टैक्ट उनका, मनुष्य अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा छोड़कर, इसे कहते हैं जनरल विल का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, कि अधीन हो जाती है। राज्य की शक्ति जनता से आती, किसी राजा से नहीं, मतलब पावर ना कह सकते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी, और लोगों से सारी चीज़ें बनेगी, जनरल विल, ठीक है। उसके बाद पॉपुलर सोवरेनिटी उनका कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरों के अंदर सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता से है,
जनता की सामूहिक इच्छा, जनरल विल होगी सबसे ऊपर, और रोल ऑफ गवर्नमेंट होगा, जनसत्ता की प्रतिनिधि होगी। द गवर्नमेंट इज ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स सोवरेनिटी, और यदि सरकार जनता की इच्छा का उल्लंघन करती है तो उसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो हॉब्स के मामले में नहीं था, पर रूसो बदल सकते हैं, लॉक में बदल सकते हैं। ठीक है, और रूसो के विचार ने, अब देखिए किससे किससे प्रभावित, क्या चीज़ प्रभावित हुई, तो 1789 को प्रभावित कर दिया रूसो ने, फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो पूछा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस रूसो के विचार से किस क्रांति को मतलब प्रभावित हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789। उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र यानी जनसत्ता और नागरिक स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, पॉपुलर सोवर्निटी एंड सिविल लिबर्टी के बारे में न्यू रख दी थी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे पॉलिटिकल साइंस चैनल को, पॉलिटिकल मंत्रा चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे कि ये वीडियो को और लोगों को फ़ायदा करे, और टेलीग्राम चैनल के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं।